पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, दमदार शुरुआत के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत यह है इस वक्त की कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, कहां आपको मौके ढूंढने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आज से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज की। अनिल जी, मेरी सबसे पहली पिक होगी अरविंद लिमिटेड के अंदर में। ये स्टॉक हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। बट जब भी हमने देखा इसके अंदर में प्राइस एक्शन हो रहा है, वहां पे हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छी पोजीशंस का बिल्डअप हो रहा है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हर लेवल पे इसमें कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चार्ट के भी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो था वो करीब करीब 423 के आसपास बना था और ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह का बिल्डअप पोजीशंस में बन रहा है और जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है उसको देखते मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका 420 425 का रख सकते हैं। बट पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 470 480 के लेवल्स को छूने का। तो मुझे लगता है अरविंद एक बहुत ही स्ट्रांग पिक मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ऑन डाउन साइड 397 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन जो है वो अरविंद के अंदर बनाई जा सकती है। दूसरी पिक मेरी होगी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में, जहां पर हमने कल एक मेजर ब्रेकआउट देखा और इस ब्रेकआउट के साथ ही हमने देखा ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब 6-7% का इजाफा होते हुए देखने को मिला। तो क्लियरली इस ब्रेकआउट पे इस तरह का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन यहां बनानी चाहिए, 98 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में 108 109 के टारगेट्स 2-3 दिनों में ही अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। तीसरी पिक मेरी होगी टायर सेगमेंट के अंदर में, जहां पर पे बहुत ही एक अच्छी बाइंग इस पूरे स्पेस में हमें देखने को मिली। अपोलो टायर्स के अंदर एक मेजर हमने वॉल्यूम का एक्शन देखा और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। तो यहां पर पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 193 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में 210 तक के टारगेट्स अपोलो टायर्स के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और चौथी पिक मेरी होगी कैपिटल गुड्स स्पेस के अंदर में, जहां मुझे लगता है कि इस पूरे स्पेस में ही एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम हमने भेल को रिकमेंड किया था जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मुंह दिखा चुका है। अब मुझे लगता है सीमेंस के अंदर काफी अच्छी पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 1240 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1310 के टारगेट्स सीमेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो सीमेंस, अरविंद, अदानी पोर्ट, अपोलो टायर, इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेज और अपोलो टायर्स यहाँ पर वागले साहब ने भी चुने हैं। तो ये दो कॉमन फैक्टर्स हैं आशीष और वागले जी के पिक्स में। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज खबरों का इम्पैक्ट रहेगा, ओएनजीसी, इनफैक्ट इसके साथ में शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रखना चाहिए। कैबिनेट ने कह दिया है कि कोल बेड मीथेन के लिए फ्री प्राइसिंग, यानी कि अब कंपनियां तय करें क्या प्राइस होनी चाहिए, मार्केटिंग भी अपने आप से करें। कितना असर और आपको क्या लग रहा है, क्या फिर से जोश डाल सकता है इस स्पेस में? एब्सोल्युटली। देखिए, इससे जो एक सिंपल चीज समझाऊंगा कि फर्क ये पड़ेगा कि जो आज कोयला जला के आप जो गैस कहीं भी कर सकते हो, लोकलाइज प्रोडक्शन कर सकते हो, वो अभी तक हो नहीं रहा था। उससे कितने प्रॉब्लम्स जो सप्लाई साइड में जो हो रहे थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट किए बिना ये लोग इसको बहुत जल्दी टेक ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें कोई जेस्टेशन नहीं होगा। तो असर आपको इनके परफॉर्मेंस में, बिजनेस में दिखेगा और होपफुली प्राइस में भी आ जाएगा। चलिए, इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है शुरुआत। देख लेते हैं कितनी दमदार शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं हमारे बाजार। एक्सिस बैंक 5% ऊपर है, एचडीएफसी 5% ऊपर है, एसबीआई 2.5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। रुपए पर नजर रखिएगा, 65.69 ये था कल का लेवल और आज देखते हैं 65.45 से ऊपर खुलता है, यानी वो देखना मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि 16 महीनों की ऊंचाइयों पर कल पहुंचा था रुपया, तो आज उसे पार कर पाता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए करेंसी मार्केट की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच पहले आ चुकी है पहले टिक आपकी स्क्रीन पर। हर रोज आप सबसे पहले करेंसी मार्केट की शुरुआत देखते हैं सीएनबी से आवाज। ओ, नया रिकॉर्ड 65.40। चलिए, तो करेंसी मार्केट ने दमदार शुरुआत की है। फेड की बैठक के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ 30 पैसे की मजबूती करेंसी मार्केट में आती हुई दिख रही है, तो रुपया जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। प्रकाश, ये सही वक्त है, अब बच्चों के एग्जाम खत्म होने वाले हैं और वेकेशन मना लेनी चाहिए। बिल्कुल, वेकेशन नहीं बनाए तो एटलीस्ट कन्वर्ट कर लीजिए रुपए से डॉलर रख नहीं सकते ना आप, डॉलर तक प्रॉब्लम वो है। लेकिन ये बताइए कि फिर ये करके जाना कहाँ चाहिए, कौन सी करेंसी, कौन सा देश ज्यादा कमजोर है, जिनकी करेंसी कमजोर और हमारी मजबूत है, डबल फायदा मिले? कई है सर। अभी तो मैं कुछ पिछले हफ्ते कंबोडिया जाके आया हूं, तो वहां पे ऑफकोर्स वहां डॉलर चलता है, डॉलर ही चलता है, लेकिन उनका जो रियाल है उसका तो काफी बुरा हाल था। सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप
या इनका डेफिनेटली जाएगा इस भाव में डॉलर मिल रहे हैं तो यूरो भी इतना वीक, जैसे 1.2 के आसपास जो हुआ है डॉलर टू, वो भी इतना वीक अगर रहेगा तो आपको यूरोप में सस्ती लगेगी चीजें डॉलर के मुकाबले, रुपए के मुकाबले। तो अब नहीं तो कब घूमोगे घूमने का उससे सस्ता हो रहा है डॉलर, और अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिन्हें डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए दिक्कत वाला मामला है। हाँ, एक्सपोर्टर्स की दिक्कत के हिसाब से एक बात करना रही। रजत, कौन सा आईटी स्टॉक शॉर्ट करेंगे? सबसे बढ़िया क्या एचसीएल हो सकता है जो बायबैक की खबर पर अगर गैप से खुले तो ऊपर इसी को बेचा जाए? 1 मिनट में आपको प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं क्या कुछ एक्शन है क्या एचसीएल में? 1-1.5% ऊपर है। कौन सा बढ़िया लेवल है शॉर्ट करने के लिए? देखिए, मैं शॉर्ट करने के लिए आपको जिंदाल स्टील एंड पावर ये कहूंगा कि ये ऊपर में अभी एक अच्छी प्रोट्रैक्टेड अप ट्रेंड के बाद में ऊपर में 130 के आसपास हाई, ये एफएनओ में है शायद। आप एफएनओ बैन में है, लेकिन वो आशीष जी नई पोजीशन बना रहे हैं। अच्छा तो दूसरा बताओ सर। तब दूसरी अभी ये मेरा रडार में था इसीलिए मैं बता रहा था, बट ये कल अपना क्लाइंटों को शॉर्ट करवाया है, बट इसको छोड़ के बाकी अभी हम शॉर्ट करने के लिए थोड़ा खेद है कि शॉर्ट करने की जगह अभी बहुत कम है, नहीं किया जाए तो बेहतर है। चलिए, शॉर्ट ना करें। वैसे बात तो सही कह रहे हैं रजत कि ये मार्केट शॉर्ट करने का है नहीं, तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आराम से आने दें ऊपर के लेवल, उसके बाद बेचें। चलिए, इस बीच देख लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट। और आज मैच खेला गया नीरज और आशीष के बीच। कौन से शेयर उन्होंने चुने हैं ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपके लिए, आइए देखते हैं। पूरी टीम पे एक नजर डाल लेते हैं। पूरी तरीके से खबरों और खरीदारी पे फोकस है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लुब्रिजॉल में अपना 24% स्टेक बेचने की मंजूरी है। ओएनजीसी को कोल बेड मीथेन गैस की प्राइसिंग करने की छूट मिली है। जी एंटरटेनमेंट ने एक नेटवर्क एक्वायर किए 75 करोड़ में। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में खबर आ रही है कि वो बाईबैक करने जा रहे हैं, बोर्ड बैठक होने वाली है। वीनस रेमेडीज प्रमोटर को वारंट कन्वर्ट कर रहे हैं करंट प्राइसेस पे। एम्फेसिस में देखिए यहाँ पे भी बाईबैक का प्राइस आ चुका है। भारतीय इंफ्राटेल में स्टेक सेल कर रही है भारतीय एयरटेल, जो करीब 40 करोड़ शेयर वो स्ट्रेटेजिकली बेचेगी। ऑयल इंडिया में भी देखिए बाईबैक की खबर है और इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने राइट्स इशू के लिए तैयारी कर ली है, जल्द ही उसके रेशियोज और प्राइस ऐलान कर दिए जाएंगे। और अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश को मद्देनजर रखते हुए सेक्टर्स होता है, इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। बुलिश मूड में बाजार तो ट्रेंड को ऑब्वियसली फॉलो करेंगे। 10 के 10 बाय रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स वो पिटाई होने के बाद से लो लेवल से कंसोलिडेट हो रहा है। इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हमें लगता है खरीदारी करने के अभी भी मौके ढूंढने चाहिए। 2 हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनीज, फोर्टिस हेल्थ केयर जिसमें पिछले कुछ दिनों की पिटाई के बाद अब लग रहा है कि उछाल के लिए तैयार हो रही है, और हेल्थ केयर ग्लोबल लंबे अरसे से कंसोलिडेट होती हुई और दोनों में लार्ज ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ता हुआ ट्रेड में शायद आज उछाल देखने को मिले। इरॉस इंटरनेशनल एक और स्टॉक ऐसा जहां पे पिटाई के बाद अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है, और इरॉस की जो ग्लोबली लिस्टेड पीयर है उसमें तगड़ा उछाल करके ट्रेडिंग सेक्शन में देखने को मिला है। तो शायद इंडियन मार्केट्स में भी आज सेंटिमेंट्स बेहतर देखने को मिले। एमटीएनएल ये स्टॉक इनफैक्ट इसका जो पीयर है, ब्रदर है आईटीआई, दोनों में बहुत मजबूती है। एमटीएनएल में भी किसी भी गिरावट में हम देखते हैं वापस बाइंग इमर्ज होती हुई। तो अब हमें लगता है अभी जो रीसेंट पिटाई हुई है उसके बाद फिर से खरीदारी यहां पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एमटीएनएल का जो एडीआर है उसमें भी कल अच्छा खासा उछाल यूएस में देखने को मिला है। पीएनसी इंफ्राटेक, हमने कहा था इस हफ्ते की शुरुआत में ही कि यूपी इलेक्शन के आउटकम के बाद यूपी बेस्ड इंफ्रा कंपनी है ये, तो इसको सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। और कल जिस तरह से कैबिनेट मीट आउटकम आया है, 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशनल आउटले जो दिया गया है यूपी में रोड वाइडनिंग का, उसका फायदा मिलेगा। स्टोन इंडिया बायो टॉयलेट्स पे जोर है, देश की हर ट्रेन पे बायो टॉयलेट लगाएंगे ऐसा सुरेश प्रभु साहब का कहना है। इस कंपनी के लिए पॉजिटिव जिसके पास उसकी टेक्नोलॉजी है। A to Z इंफ्रा कहा जा रहा है हर दिन 10 किलोमीटर एडिशनल ट्रैक लेआउट करे जाएंगे, और इस कंपनी में भी लग रहा है जिस तरह की बाइंग हो रही है ये स्टॉक तैयार हो रहा है तगड़े मूव के लिए। नागार्जुना फर्टिलाइजर जिस तरह की अटकल है कि शायद इस कंपनी को खरीद लिया जाएगा, वो काफी है स्टॉक को आज तूल देने के लिए। और फाइनली रिलायंस कम्युनिकेशन एडीएजी पैक आज फोकस में रहेगा। रिलायंस कैपिटल को लेकर एनालिस्ट मीट होने वाली है। अनिल अंबानी साहब और उनके बेटे उस मीट को कंडक्ट करेंगे, और रिलायंस कम्युनिकेशन में वो हरी झंडी मिलती हुई एयरसेल के साथ मर्जर के लिए वो खबर का भी शायद यहां पे एक असर देखने को मिले।
तो ये थे आज वो तमाम शेयर जो स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने अपनी टीम में शामिल किए और ये बाजार खुलने से पहले टीम आपके सामने पेश हुई है। कुछ और काउंटर्स पर बात करते हैं। इनफैक्ट आशीष ने भी एडीएजी कंपनियों की बात की। आज रिलायंस इंफ्रा की बोर्ड बैठक होने वाली है QIP पर। बताइए वागले साहब, चार्ट्स पर क्या स्थिति दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि अच्छा ट्रेडिंग का मौका मिलेगा? हर्षदा, रिलायंस कैपिटल काफी दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मैं इसमें पॉजिटिव रहूंगा। हालांकि आज थोड़ा सा वेट करें कि कल के टॉप अगर क्लियर करता है या 564 वो लेवल है। एज ए ट्रेडर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। उसको ब्रेकआउट होता है तो सीधा 580 585 का मूव आज ही आ सकता है। और रिलायंस इंफ्रा ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है दोनों के। रिलायंस इंफ्रा में मेरे लिए वो लेवल है लगभग 590 का। ओके, 590 के ऊपर रिलायंस इंफ्रा जाए तब आपके लिए तेजी का मौका बनेगा। एक और स्टॉक जहां पर बड़ी तेजी के टारगेट्स आए, लीवर 1050 का लक्ष्य है। कल थोड़ा सा ढीला हुआ था परसों की तेजी के बाद। आशीष, आपकी क्या राय? F&O ट्रेडर्स को खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत एक स्ट्रांग मूव की तैयारी ये स्टॉक कर चुका है और डेफिनेटली इसके अंदर में ऑल टाइम हाइज जो है वो क्रॉस हो सकते हैं। तो काफी स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है। मतलब पूरे अगर से FMCG स्पेस में भी देखें तो ये स्टॉक अभी कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर से पेयर ट्रेड भी बनाना हो तो लॉन्ग हिंदुस्तान लीवर, शॉर्ट ITC एक बहुत ही अच्छा पेयर ट्रेड साबित हो सकता है। ओके, इनफैक्ट अखबारों में एक और इंटरेस्टिंग खबर दिख रही है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। ये इनफैक्ट बयान आया है नितिन गडकरी साहब से और इस पर जल्द से जल्द काम भी शुरू होता दिखाई देगा। स्नोमैन, VRL, गति, पटेल इंटीग्रेटेड, लिस्ट लंबी है लॉजिस्टिक कंपनियों की। तो पहले जो ये सिर्फ GST की खबर पर भागते थे, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। प्रकाश? यस, ये इनफैक्ट थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चरल चेंज है और सरकार भी ये जानती है कि अगर आपको फूड सिक्योरिटी के लिए इन्फ्लेशन को काबू सप्लाई साइड में रखना है तो लॉजिस्टिक्स बहुत बड़े पैमाने पे रीस्ट्रक्चर होना जरूरी है। और वहां पे खास करके कोल्ड स्टोरेजेस और वेयर हाउसिंग वाला जो पार्ट है वो तो जो 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रांसपोर्ट करते हैं वैसी कंपनी को फायदा नहीं होगा, लेकिन जो वेयर हाउस मैनेजमेंट करती है, लॉजिस्टिक्स का जो पार्ट है सप्लाई साइड का, उसमें होगा। तो उसमें आपने जो नाम लिया, स्नोमैन इज अ लीडर इन कोल्ड वैल्यू चेन, लेकिन वैसे ही कई कंपनी है। TCI हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट और उन्होंने हाल में एक अपने TCI एक्सप्रेस करके सब्सिडरी को लिस्ट किया है जिसमें बहुत अच्छा मूव भी कल आया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी रीरेट होनी बाकी है। और अगर लॉजिस्टिक्स को इंफ्रा स्टेटस मिला तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स और वो सब को लेके भी एफिशिएंसीज जो है वो अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, तो ये राय है आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट देखिए राजत, डच बैंक की रिपोर्ट आई है, 205 का लक्ष्य उन्होंने दिया। आप खरीदेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि ये कल के दिन एक छोटी सी रिवर्सल की चेष्टा किया है और अभी ये जो पिछले कुछ दिन पहले जो 193-94 का हाई दिखाया था उसी के और फिर से जाने की चेष्टा करेगा, बट उसके लिए इसको 173 रुपया पहले क्रॉस करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आज अगर आपको इस लेवल पे ट्रेड लेना है तो आपका जो स्टॉप है वो 164 के नीचे होना चाहिए और 173 का ही टारगेट मान के अभी इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। इनफैक्ट कल बाजार बंद होते होते इंडो काउंट में हमने देखा था काफी एक्शन आया था और अब हम डेटा पढ़ रहे हैं तो फ्रेश लॉन्ग्स जुड़े हैं, 36% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। आशीष, क्या अब भी तेजी की जा सकती है इसमें? बिल्कुल की जा सकती है हर्षदा, क्योंकि अभी तो ये स्टॉक मतलब ट्रेडर्स की रेंज में रडार में आया है, क्योंकि अभी तक तो एक्यूमुलेशन ही हो रहा था। डेफिनेटली नीचे से देखेंगे तो बढ़त हुई है, बट ये उस बढ़त में जनरली ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कम करते हैं। ये जो ब्रेकआउट हुआ इसके बाद डेफिनेटली काफी इंटरेस्ट बन जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक धीरे धीरे 222, 230, 225 के स्तरों को छू सकता है ऑन डाउन साइड, क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है अब 180 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। कोई भी डिप 185, 184 के आसपास आती है तो वहां पे ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडो काउंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इंडो काउंट में भी करें खरीदारी। ये स्टॉक भी बड़े दिनों बाद एक्शन में आता हुआ दिखाए आपके लिए। महिंद्रा लाइफ, इसके चार्ट देखिए जरा रजत। इसकी बोर्ड बैठक है 20 तारीख को, राइट्स इश्यू पर विचार किया जाएगा। मुझे याद है पिछले हफ्ते थोड़ा एक्शन आया था, अगर मुझे सही याद है। वैसे लिक्विड कम है, लेकिन क्या इसमें कोई तेजी का मौका बनता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आज आपने कैश मार्केट के स्टॉक्स बहुत पसंद किए, तो इस पे क्या व्यू है?
इसमें देखिए लिक्विडिटी इतना कम नहीं है जितना पहले दिखता था, क्योंकि अभी वो जो कंसोलिडेशन के बाद में नीचे बेस फॉर्मेशन कुछ महीनों से हुआ है, उसके बाद में अभी ऊपर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसमें आप पोजीशन तो डेफिनेटली बना सकते हैं, बट बड़ा पोजीशन बनाने में जैसा आपने कहा कि वॉल्यूम कभी कभी एकदम ड्राई अप हो जाता है, बट ये मुझको 440 से 460 तक मिनिमम जाते हुए दिखता है। और इस लेवल पे खरीदारी करने में कोई खास रिस्क मुझको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टमेंट बाइंग करेगा तो वो बेहतर होगा। 376 पे कल बंद दिया है, मेरे ख्याल से 360 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 440 से 460 की उम्मीद करके इसमें पोजीशन बनाइए तो बेहतर होगा। बागले साहब, मेटल कंपनियों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि ये देखिए ट्रेड जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा, फिर से हल्की हल्की खरीदारी के मूव्स की तलाश लोग कर रहे थे। हिंडाल्को आज कुछ पॉजिटिव है, वेदांता में एक पॉजिटिव ओपनिंग के पूरे संकेत है। हर्षदा, इतने पॉजिटिव पैटर्न्स नहीं है। मैं समझता हूं ये आउट परफॉर्म शायद नहीं करेंगे, और अगर करता है तो मेरा बेट हिंडाल्को पे ही रहेगा। लेकिन मैं इसमें समझता हूं थोड़ी सी हल्की सी गिरावट मिलती है, लगभग 180 के आसपास आता है, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। 180 पे 190 का क्लोज। 180 पे कहां से ऐसा निफ्टी आएगी? नहीं, मतलब पोजिशनल व्यू के तौर पे। हाँ, तो ओके, ठीक बात है। चलिए, तो हिंडाल्को टाटा स्टील आज मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। टाटा मोटर्स एक और स्टॉक है जो मजबूत खुले। एक्चुअली आज निफ्टी में देखिए 51 में से सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प ऐसा है जो लाल निशान में दिख रहा है। अच्छा, रुपए की मजबूती बढ़ी है, हमारी टिकर टीम बता दी, जरा एक बार रुपया लेकर आई, कितनी मजबूती बढ़ी देख लेते हैं। 65.29, वेरी गुड। 40 पैसा मजबूत है करेंसी मार्क, 65.26 हो गया, वेरी गुड, तो बहुत ही बढ़िया मजबूती है। तो इस बार ये एक फॉरेन वेकेशन पक्का है, बनता है, बिल्कुल पक्का बनता है, इस बार तो पक्का बनता है, जाना ही चाहिए। तो मतलब इससे बढ़िया क्या चांस मिलेगा? 30 अक्टूबर के बाद रुपए का ये सबसे बेहतरीन लेवल है, और एक्सपोर्टर्स को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन जिनको खर्चा करना है डॉलर में उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, शायद ये इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। सबसे अच्छा, चलिए इस बीच HP, BP और IOC ये 3 स्टॉक है। रजत, इनमें से कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? फटाफट बता दे 30 सेकंड में। रुपया मजबूत है और क्रूड नीचे है। देखिए, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खरीदारी आप इसमें खरीदारी नहीं करेंगे, बट मेरा यही कहना होगा कि BPCL मुझको सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें अगर आपको खरीदारी करे तो एक चीज पहले देख लीजिए कि ये 640 के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर वो सस्टेन करता है तो कल का जो क्लोजिंग है 636.50 रुपया, उसकी थोड़ी नीचे 635 के नीचे स्टॉप लगाइए, और तब जाके लॉन्ग पोजीशन बना सकता है। बट अगर आपको लॉन्ग साइड में खेलना है तो ये जो वीक काउंटर्स है इसको छोड़ के मैं आपको एक कुछ लिस्ट बता सकता हूं जिसको आप देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसा अमरा राजा बैटरीज, आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस। चलिए रजत, थोड़ी देर में बात करता हूं मैं आपसे। एक बार बाजार खुल गए हैं, और जैसा हम कह रहे थे कि 9125 9135 की रेंज में खुलने चाहिए, लेकिन खुलते ही रिकॉर्ड बनाए। ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर आप देख रहे हैं निफ्टी पर, नया लाइफ हाई बनता हुआ निफ्टी पर। ये आपके सामने आज फिर से एक रिकॉर्ड बनने का दिन आपकी स्क्रीन पर, और रिकॉर्ड बनाए न सिर्फ निफ्टी में बल्कि मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी, जी हाँ, बैंक निफ्टी भी नया रिकॉर्ड बना चुका है, मिड कैप इंडेक्स भी नया रिकॉर्ड बना चुका है। तो 3 नए रिकॉर्ड बनते हुए आपकी स्क्रीन पर। सेंसेक्स 29,500 पर, इस रन का हायर लेवल सेंसेक्स पर भी आता हुआ दिख रहा है। 29,561 जो 14 तारीख का हाई था उसे सेंसेक्स ने भी पार किया है। तो सेंसेक्स में 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है, लेकिन निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रेशन का दिन। कहां से आ रही है तेजी? HCL टेक 2% ऊपर, ONGC 1.5% मजबूत, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडाल्को जैसे शेयरों में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प और आइडिया 2 स्टॉक है जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। आइए वायदा कारोबार में यूनाइटेड स्पिरिट्स 2% के नुकसान के साथ बुरी खबरें, और CLC का सेल रिपोर्ट ये नुकसान पहुंचाता हुआ, लेकिन उसके ऊपर देखिए हिंदुस्तान जिंक 2% ऊपर, रिलायंस कैपिटल 2% ऊपर, जेट
वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद 2% ऊपर, एक्सेल टेक में 1.5% की मजबूती है, जेएसपीएल बैन में होने के बावजूद मजबूत है। ये है इस वक्त आपका रुझान, और सेंसेक्स 2.25 अंक ऊपर, निफ्टी पर 55 अंकों की मजबूती। शानदार खरीदारी है। जी हाँ, काफी तेजी का मूड बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। मिड कैप काउंटर्स पर एक बार नजर डालें, जिसमें हम देख रहे हैं अच्छा खरीदारी का रुझान। अदानी एंटरप्राइजेज, हमारे दो जानकारों ने कहा तेजी करें, आज इसकी शुरुआत मजबूती के साथ हुई है, करीब 1.5% ऊपर है ये काउंटर। अब नाकेप की बात करें, एक मिनट आपको रुकूंगा, क्योंकि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये स्टॉक लाई है एनएससी बीएससी पर, सामने बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड ना हो, क्योंकि ये इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर लग रहा है, क्योंकि 22% हिस्सेदारी एक बदली और 3%, यानी कि उसको मिलाकर लगभग 25% से थोड़ी सी कम हिस्सेदारी बदली है, और 25% हिस्सेदारी तो प्रोमोटर ही बदल सकते। तो मार्च चल रहा है, ईयर एंडिंग का टाइम है, प्रोमोटर अपने एडजस्टमेंट करते हैं टैक्सेशन के लिए आज से, या और कुछ भी हो सकता है, तो उसके चलते बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 2 करोड़ 10 लाख शेयर का एक और 30 लाख शेयर का एक, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख शेयर का कारोबार बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, ये प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बदली। लेकिन एक्साइटमेंट लॉजिस्टिक कंपनियों में है, जैसे हम आपको बता रहे थे कि शायद इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा सकता है। टीसीआई एक्सप्रेस की बात प्रकाश कर रहे थे, 8% ऊपर खुला है, लगभग 77,000 शेयरों का कारोबार खुलते ही। पटेल इंटीग्रेटेड में 2.5% की तेजी, स्नोमन जैसे काउंटर्स में 2% का उछाल, गति भी 1.5% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा नागार्जुना फर्टिलाइजर में हम देख रहे हैं इंटरेस्ट है, इनफैक्ट खुलते ही ये 5% के अपर सर्किट पर है, और इसके साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोमंडल नागार्जुना के बिजनेस को एक्वायर करने की बात कह रहा है, ऐसी रिपोर्ट साफ है, और 3,600 करोड़ के बीच सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोरोमंडल में ज्यादा एक्शन। आज कॉर्पोरेट फिलिप्स लगातार रैली कर रहा है, आज फिर करीब 2-2.5% की तेजी इसमें बनती दिखाई दी है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अपोलो टायर्स, हमारे जानकारों ने कहा खरीदारी का मौका चूकना नहीं चाहिए, तो यहां पर हुई है तेजी, अच्छी शुरुआत। कर्नाटका बैंक, सीईएससी, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारों का इंटरेस्ट साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिंप्लेक्स इंफ्रा, इनफैक्ट इमामी, कोलगेट जैसे काउंटर्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि यूबीएस बुलिश है, और यहां पर हमने देखा है इमामी के लिए 1200 का टारगेट, कोलगेट के लिए 1100 का टारगेट, तो इन काउंटर्स में भी फिर इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है खरीदारी का मूव। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक्सपेक्टेडली डाउनग्रेड आया है सीएलएससी की ओर से, तो एक गिरावट इसमें बनती दिखाई दे रही है, 1.5% नीचे ये काउंटर। वैसे मिड कैप्स में ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस दिख नहीं रही है यहाँ पर, अनिल, खरीदारी होती दिखाई दे रही है। 2.5% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, और ये एक अच्छा संकेत है इस वक्त आपके लिए कि मिड कैप इंडेक्स में बढ़िया दमदार तेजी होती दिख रही है। कल की तेजी को आगे बढ़ा था, और बैंक निफ्टी भी कल की तेजी को आगे बढ़ाकर सेंचुरी मारता हुआ आपको नजर आएगा इस वक्त। तो अच्छी खरीदारी के साथ कारोबार, और एक्चुअली खरीदारी भी वही हो रही है जहां पर खबरें हैं। आप देखिए बढ़ने वाले शेयरों में रिलायंस कैपिटल, चूंकि आज शाम को एनालिस्ट मीट है और अनिल अंबानी खुद बात करेंगे, तमाम एनालिस्ट है, और वो प्लान रखेंगे कि आगे क्या उनका इरादा है कंपनी को लेकर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रकाश, वो क्या रहा है अनिल अंबानी को, पहले उन्होंने रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस डिफेंस को लेकर सब एनालिस्ट को बुलाया और बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और अब रिलायंस कैपिटल की बारी आ रही है, क्योंकि रिलायंस कैपिटल में भी कह रहे हैं कि डीमर्जर और बड़े एक्शन, हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्या क्या नहीं है, क्या होने वाला है शेयर में। आई थिंक इसमें तो अगर आप सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से देखें तो इसकी ओवरऑल वैल्यूएशन जो होनी चाहिए उससे तो कहीं नीचे है, क्योंकि बिजनेसेस इंडिविजुअली इतने प्रॉमिसिंग है, और अब स्केल आ रहा है जो पहले नहीं था। अब जैसे इन्होंने निपॉन को जब अपना लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का हिस्सा बेचना शुरू किया, वहां से और आज साइज में 2.5 गुना डिफरेंस है। तो नेचुरली जब स्केल आ जाता है, यही चीज हाउसिंग फाइनेंस में हो रही है, यही चीज उनके बाकी एनबीएफसी बिजनेस में है। तो आई थिंक वेरी क्लियरली कंसोलिडेशन का माहौल है, और वैल्यू अनलॉकिंग इस टाइप के बिजनेसेस में बहुत ज्यादा हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि उसमें इंटरेस्ट प्रमोटर्स का रहेगा। और अनिल अंबानी जी इस बार अपने बेटे को भी मेरे ख्याल से मार्केट मतलब एनालिस्ट कम्युनिटी के सामने पेश करेंगे, और उनका शायद रोल बढ़ता हुआ दिखे। और हमने देखा बजाज फाइनेंस के कुछ पुराने मैनेजमेंट के जो दिग्गज परफॉर्मिंग स्टार्स रहे हैं वो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं। तो आई थिंक ओवरऑल द ग्रुप इज ऑन इट्स पाथ टू रिकवरी। जहां जहां बिजनेस में पोटेंशियल है उसी पे धक्का लगाया जा रहा है, और जहां नहीं है वहां पे धीरे धीरे करके
थोड़ा सा वेटेज कम होते जा रहा है। ओके, और इस बीच उदयपुर सीमेंट एक ये छोटा शेयर नजर में रखिए, यहाँ पर बड़ी उछाल होती दिख रही है। 4.25% का एक ब्लॉक चेंज हुआ है, 42 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, तो 11-12% ऊपर है। लेकिन जो अब देखिए जो बड़ी बड़ी साइज के ब्लॉक हो रहे हैं ना, उनमें ये मानकर चलिए कि प्रोमोटर्स होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। जहाँ छोटे ब्लॉक्स हो रहे हैं वहां पर आप थोड़ा उत्साहित हो सकते हैं कि हाँ शायद यहाँ पर वाकई में फंड्स एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े ब्लॉक्स में ज्यादा संभावना ये बनती कि इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर हो रहे हो, लेकिन छोटे स्टॉक में तो ऐसे ही दौड़ लगाई जाती है। एक स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं आशीष आपसे, हिंदुस्तान जिंक। ऐसी कोई खबर है नहीं, लेकिन एफएनओ में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट गेनर ये दिख रहा है मुझे, 3.5%, 4.5 लाख शेयर हिंदुस्तान जिंक में जुड़ गए आज के सेशन में नए, और स्टॉक 1.25% ऊपर है। दिन के हाई की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, खरीदना चाहिए इसे? अनिल जी बहुत कन्विंस नहीं हूं अभी। ओके। मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसके अलावा बाजार में है, और मेटल्स में समहाउ मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की अडानी एंटरप्राइजेस की, मुझे लगता है एक बड़े मुंह की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है, कम से कम 6-7% की बढ़त यहां से भी देखने को मिल सकती है। अरविंद के ऊपर जैसे मैंने बात की, ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है, वहां पर मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। रिलायंस कैपिटल जिस पे आप बात करें, हम पहले से भी इस स्टॉक को काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं, रिलायंस कैपिटल और इंफ्रा पे। मुझे लगता है क्लियर एक ब्रेकआउट रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल रहा है, कम से कम 620 के स्तर रिलायंस कैपिटल के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पोजिशनली बहुत डायरेक्शनली बहुत स्ट्रांग काउंटर्स नजर आ रहे हैं। स्टॉक हम बता चुके हैं। अब अडानी पोर्ट एक और स्टॉक है जहां पर हमने देखा अच्छी तेजी आई है। वागे साहब इसका चार्ट देखिए, एंटरप्राइजेस के साथ क्या यहां पर भी अडानी पोर्ट में भी अच्छी तेजी बन रही है? निकलने की तैयारी है। 315 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक ट्रेड करेगा मेरे लिए ब्रेकआउट होगा। 317, इनफैक्ट वायदा में तो 319 के आसपास। यस, तो ये ऑन अ डिक्लाइन टुवर्ड्स 315 ले सकते हैं 312 के स्टॉप लॉस से। 323, 324 के मुझे मेरे इंट्राडे टारगेट्स रहे। सर एक्सेल टेक जहां खुला वहीं टॉप बनाया है, देखिए आपका वो ओपन इक्वल टू हाई, ओपन हाई। हाँ, अब बताइए इसके चार्ट पर क्या सिग्नल? देखिए वहां से कितना नीचे है, 863 से 853, 10 रुपए नीचे बेस लो पे है। आज के हाई के स्टॉप लॉस से बेचना इजी है क्योंकि 5 रुपए की रिस्क है, लेकिन डाउन साइड में 840 ब्रेक होते हुए मुझे नहीं लगता है, तो एक 15 रुपए का डाउन साइड। मतलब खरीदना तो नहीं चाहिए? खरीदना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट बेचने के लिए मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। आराम से, कोई बहुत सारे मौके हैं, जरूरी नहीं इसी में ट्रेडिंग किया जाए, लेकिन कुल मिलाकर मौके बाजार में साफ तौर पर दिख रहे हैं आज ट्रेडर्स को। बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स, ये आपका सर टीसीआई एक्सप्रेस 11% ऊपर। हाँ, 11% ऊपर। टारगेट कितने हैं आपके? इसमें एक्चुअली एक ही चीज मुझे जो समझ आई थी, ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था, टीसीआई शेयर धारकों को मिला था एक पर्टिकुलर रेशियो में, आई थिंक 1:3 वाले में रेशियो में मिला है। लिस्टिंग बड़ी वीक हुई क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया इसका आंकलन कैसे किया जाए, लेकिन ये बिल्कुल बिजनेस सेम है जो ब्लू डार्ट का है। ये फाइनल जो डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं उसमें है इन्वॉल्व, और जो जिस हिसाब से ई कॉमर्स चल रहा है, और ये नो डाउट ई कॉमर्स में भी थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा है, बट अभी भी इंटरनेट का यूसेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे मुझे लगता है ई कॉमर्स का कोरिलेशन उसमें रहेगा, और इस कंपनी का वैल्यूएशन तो खैर मुश्किल है अभी करना, क्योंकि बिजनेस प्लान ये वो नंबर आएंगे तब समझ आएगी, लेकिन ब्लू डार्ट जैसी वैल्यूएशन इसकी भी आ सकती है एट सम स्टेज, और उसमें बहुत डिफरेंस। ये भले ही आप मना करें आशीष, लेकिन आज अनिल अंबानी ग्रुप में कुछ तो है। देखिए वेदांता 2.5% ऊपर है, केन इंडिया 2% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक 1.5-2% ऊपर है। कुछ अनिल अग्रवाल, माफ कीजिए, अनिल अग्रवाल, कुछ सुनने में आया कोई ऐसी खबर हो? क्योंकि पूरा ग्रुप एक्शन में आता हो। अच्छा, रजत को पूछते हैं, रजत चार्ट पर कोई पसंद है आपको वेदांता, केन और हिंदुस्तान जिंक में से? इसमें वेदांता और केन मेरा पोर्टफोलियो में बहुत दिन से है, तो ये दोनों में तो मेरा इंटरेस्ट है ही। और आज के दिन आपने किस भाव में खरीदा है? नीचे आया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये जानने में आपकी एंट्री कब हुई है? एग्जिट कब होगी? 91 पे और 110 रुपया में, 110 रुपया में केन खरीदा था। बेचेंगे कब? ये बेचेंगे कब? हाँ, यू हैव टू हैव सम गुड रीजंस टू सेल, अदरवाइज देखिए वो बेचने में क्या सेंस है। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कई बार पिछले 10 साल में कई बार वर्लपूल बिकवा दिया, बट वो क्या हुआ उनका बात मैंने सुना नहीं, और वर्लपूल मेरा 32 रुपया का लिया हुआ अभी भी चलता है।
चलिए, तो एक काम करें, आप या तो सीए बदल ले या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसका उल्टा कर लीजिए, वो ज्यादा सही होगा। चलिए, लेकिन हम बेचने का रीजन होना चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट जो बताया रजत ने, वो बात सही है कि फिलहाल कोई ऐसा रीजन है नहीं कि जिसकी वजह से आप बिकवाली करें। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर बेहतरीन एक्शन में आ रहे हैं, 4.5%। रिलायंस कैपिटल किस लेवल पर देखिए आइडेंटिफाई हुआ है, 4.5% कैपिटल ऊपर है, रिलायंस इंफ्रा 2% ऊपर है, रिलायंस कम्युनिकेशन 2% ऊपर है। और अरे इस बीच में ये तो डबल सेंचुरी मारने के मूड में आ गया है। आज ना अनिल नाम के जो लोग वो है उसमें तेजी बहुत ज्यादा है। अनिल अग्रवाल हो गए। तो मुझे अगर आज कुछ अच्छा काम करना तो आज ही कर लूं। बिल्कुल सर, तो आप जिस चीज पे आज हाथ रखेंगे वो सोना तो हो ही जाएगी। मैं अभी तो सेंसेक्स निफ्टी में रखना चाहता हूं। ये ट्रेडिंग सेंसेक्स निफ्टी पे 9200 तथास्तु निफ्टी। हाँ, वागले साहब कुछ कह रहे थे। मैंने बोला ए अल्फाबेट आज है तो उसके स्टॉक ढूंढिए। देखिए, आशीष जी ने 3 ए वाले स्टॉक, आशीष जी भी है, देखिए अरविंद, अपोलो टायर और अदानी एंटरप्राइजेस। ए लेटर का दिन है। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज भी रजत कह रहे थे, वहां उसमें भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही। आशियाना हाउसिंग एक और काउंटर, इनफैक्ट आशियाना कोल्टे जैसे काउंटर्स में कुछ ट्रैक्शन कल देखने को मिला था। कोल्टे तो आज थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिखा रहा है, लेकिन वागले साहब आशियाना में आपको लग रहा है कुछ आगे हरकत देखने को मिलेगी? क्योंकि वॉल्यूम्स के लिहाज से ये स्टॉक इतना भागता नहीं है, वॉल्यूम एक्शन नहीं होता इसमें। हर्षदा, बिल्कुल इसमें क्लियर मोमेंटम दिखाई नहीं देता है और वॉल्यूम बहुत कम होता है। शायद एंड ऑफ द डे पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है पैटर्न तो पॉजिटिव है। 200 की तरफ की ये मूव है तो उधर तक तो जाएगा, और अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है फिर 220 के टारगेट्स बन सकते हैं। जी हाँ, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा इसमें 8-9% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर हरकत साफ तौर से दिख रही है, लेकिन देखिए हाईस पर ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप एंड बैंक निफ्टी, इन सब में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, और 200 पॉइंट की तेजी पकड़ता हुआ सेंसेक्स दिखाई दे रहा है 9146, 9150 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई है जैसे हम उम्मीद कर रहे थे। अब यहां से आगे ट्रेडिंग का दायरा किन स्टॉक्स की तरफ बढ़ाना चाहिए, कहां पर और हरकत होगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। $200 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में साफ दिखाई दे रही है। 29,000 माफ कीजिएगा 29,600 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल सेंसेक्स की चाल 9,150 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 65 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, और मिड कैप इंडेक्स 16,800, 136 पॉइंट ऊपर, यानी कि चौतरफा खरीदारी वाला बाजार है। अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं जहां पर ज्यादा तेजी बनती दिखाई दे रही है। देखिए एडीएजी कंपनियां, चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन हो, इंफ्रा हो, कैपिटल हो, सब में अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। 3% का उछाल इन काउंटर्स में आया है। अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही वेदांता ग्रुप में भी हमने देखा एक अच्छा ट्रैक्शन आज के सत्र में बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल ओपनिंग क्यूज रहे हैं, लेकिन इस समय जो टॉप परफॉर्मर्स देखे जा रहे हैं, मिड कैप में एक स्टॉक मेरे रेडार पर आया है, वो है पटेल इंजीनियरिंग का। यहाँ पर हमने देखा है 5% की तेजी इसमें बनती दिखाई दे रही है। सन फार्मा को लेकर कुछ खबरें आ रही है, बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही है। सन फार्मा मध्य प्रदेश का एक मालनपुर प्लांट का इंस्पेक्शन हो चुका है फरवरी में, और उस पर कोई ऑब्जर्वेशन से कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं आई है। सन फार्मा के लिए बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर सन फार्मा के लिए बहुत पॉजिटिव खबर कही जाएगी, क्योंकि सन फार्मा के लिए एक के बाद एक यूएस एफडीए से जो खबरें आ रही है वो काफी पॉजिटिव। पहले एक प्लांट उन्होंने क्लियर किया, और अब ये दूसरा प्लांट जहां पर इंस्पेक्शन के बाद किसी तरह की कोई नेगेटिव खबर नहीं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो सन फार्मा बताएं वागले साहब कितना भागेगा? अनिल जी, इंट्राडे के तौर पे मैं ये स्टॉक में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। पोजिशनल ले लीजिए। हाँ, पोजिशनल व्यू पे मेरे हिसाब से बॉटम बना है, और अगर आप वो मतलब कुछ दिनों का या 8-10 दिनों का व्यू ले सकते हैं तो ये स्टॉक भाग सकता है। मेरा लगभग 740-750 का मेरे ख्याल से प्रकाश, हम तो बात कर ही रहे थे कि भाई ये स्टॉक अब ऐसा हो गया, ये एसआईपी वाला स्टॉक हो गया। बिल्कुल, धीमे धीमे हर 25 रुपए में खरीदिए, और अब देखिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही। तो
कि आपके हिसाब से कितना दौड़ लगाना चाहिए सनफार्मा? तो इसका तो नेक्स्ट पड़ाव 900 के करीब होगा। यस। जो जहां से जो खराबियां जब शुरू हुई थी तो झड़ी जब शुरू हुई थी तो वहां से ही मेरा एक व्यू है, इसमें आप थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस दे दें अगर आप सहमत हो तो। जबरदस्ती नहीं, लेकिन ये अगले 3 महीने फार्मा शेयरों का एक बास्केट बनाकर खरीदने का मौका है। अगले 3 से 6 महीने, फिर अगले साल से 1.5-2 साल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला ये सेक्टर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल है, सहमत हूं इससे। और एक और चीज ऐड करूंगा, जो शुरुआत में भी मैंने प्रोग्राम में कहा कि फार्मा इज गोइंग टू नाउ बिकम कम बैक एज डिफेंसिव। यस। जो हमने भूल गए थे कि ये भी डिफेंसिव हुआ करता था एक जमाने में, तो अब वो डिफेंसिव नेचर इसका दिखेगा आपको। आप बायोकॉन की चाल देखिए, आप सन फार्मा के देखिए, आप छोटे छोटे जो है उस पर सिप्ला के देखिए। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए कि इसमें बहुत लंबी लिस्ट है अनिल जी, जो अभी भी चले नहीं है। आज ल्यूपिन कहाँ चला है, अगर ल्यूपिन का भाव देखें आप, और मैंने कुछ समय पहले एक छोटा सा स्टॉक है यूनिकेम लैब्स करके, उसका जिक्र किया था। अब उस कंपनी की परफॉर्मेंस ऑपरेशन इतने नीट एंड क्लीन है, इतने वो है सही लेवल से चलते हैं, लेकिन रेटिंग उसकी अभी मतलब री रेटिंग बाकी है। तो जब माहौल इंप्रूव होगा, SIP भी करिए या फार्मा फंड में, म्यूचुअल फंड में फार्मा फंड्स भी हैं, कुछ सेक्टर फंड्स बहुत बढ़िया, उसमें भी निवेश किया जा सकता है। ओके, तो एक री रेटिंग की तैयारी डेफिनेटली फार्मा स्पेस में होती है, और इस पर हमने पिछले 2-3 दिनों में काफी चर्चा भी की है CNBC आवाज पर, और उसका पूरा फायदा आप देखिए इन स्टॉक्स में मिलता दिखाई दे रहा है। स्पीच इनफैक्ट बागले साहब, पटेल इंजीनियरिंग अगर आप देख सके, क्योंकि स्टॉक 6% भाग गया है और पिछले 5-10 मिनटों में और तेजी आ रही है इसमें। पटेल इंजीनियरिंग व्यू तो पॉजिटिव है। आई थिंक ये स्टॉक 84-85 की तरफ पोजिशनल व्यू बनता है। आज के लो जो 77 है, 7650 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं, और मेरा पोजिशनल व्यू 84-85 तक का होगा। जितनी तेजी हो रही है ना मार्केट में और स्टॉक्स में, उतनी तेजी वागले साहब के चेहरे पर दिखी, आवाज बड़ी ढीली सी लग रही है आज आपकी। क्या मतलब चार्ट स्लो है, थोड़ी स्पीड बढ़ाए नेट की, क्या करना है? इसमें आशीष, ये देखिए कल इंडो काउंट भागा एक शेयर, राइट? ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें जनरली आप वायदा कारोबार में ट्रेड नहीं करते, लेकिन ऐसा ही एक स्टॉक आज मुझे एक और दिख रहा है जिन्हें हम जनरली डिस्कस नहीं करते, PC ज्वेलर्स। PC ज्वेलर्स देखिए 3% ऊपर है, 3 से ज्यादा % इसमें ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है। क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है कि ट्रेडिंग के लिए ऐसे कोई मूव है इसमें? बिल्कुल अनिल जी, देखिए जब भी इस तरह के स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ एक्शन आता है तो ये जनरली सस्टेन रहता है, क्योंकि इसके अंदर में पहली बात तो लिक्विडिटी कम रहती है। तो पहला जो एक्शन होता है वो जनरली स्मार्ट मनी इसके अंदर एंटर होता है, और उसके बाद फॉलोअप बाइंग होती है। ये मुझे लगता है 420-422 के लेवल्स बहुत जल्दी मतलब 1 से 2 दिनों के अंदर ही दिखा सकता है। तो मुझे लगता है स्ट्रांग मूव की तैयारी स्टॉक में हो चुकी है। ऑलरेडी वॉल्यूम कल के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुका है 9:30 बजे के आसपास ही, तो डेफिनेटली इसके अंदर में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 392 के एक स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन इसमें बना सकते हैं। साथ ही साथ एक और काउंटर में ऐड करूंगा इसके अंदर में एनर्जी, वो है जैसे फार्मा पे आप बात कर रहे थे, वोखाट पे मैंने काफी बार रिकमेंड किया कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक बेस बना रहा है, और पोजीशन का बिल्डअप इसमें हर बार नीचे पे हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कोई बड़े मूव की तैयारी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। कम से कम 820 के स्तर वोखाट के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड 725 का एक स्टॉप रखना होगा। थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, पर डेफिनेटली जब भी मूव आएगा बहुत स्ट्रांग मूव इसके अंदर भी पॉसिबल है। एक्चुअली आज तमाम मिड कैप फार्मा स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। आप देखिए टोरेंट फार्मा, डीवीज, वोखाट, तो भागने के लिए वोखाट तैयार है। वोखाट इस भाव से पूरा है, अभी इसमें एक भी अच्छी खबर आई नहीं है अभी तक। वही तो सारी बुरी खबरें ही आई है, तो बॉटमिंग आउट हो ही चुका है। तो धीरे धीरे करके, और इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो लोगों से थोड़ी सी वाकिफियत कम है, वो ये है कि इनकी पाइपलाइन एनडीए की सबसे बड़ी है लार्ज कंपनीज में। यूएस के जो इन्होंने एनडीए की पाइपलाइन जो बनाई है एप्लीकेशंस की, और जैसे जैसे उसका मोनेटाइजेशन शुरू होगा तो ये कम से कम 5-6 साल तक इनको उसका एडवांटेज मिलेगा। और आई डोंट थिंक इससे नीचे कोई गिरावट के ज्यादा संजोग हैं, गिवन द नेगेटिविटी सारी हो चुकी है। बड़ी तेजी हो रही है फार्मा शेयरों में, एक के बाद एक अच्छी खबर है। एक और स्टॉक कैपिटल फर्स्ट, जरा चार्ट देखिए रजत आप, और मैं इसलिए पूछा हूं कि यहां पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है कैपिटल फर्स्ट में, 1% हिस्सेदारी बदली, 6,50,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। तो ये जेन्युइन ब्लॉक डील मानी जा सकती है कि शायद फंड का एक्शन हुआ होगा। 694 रुपए 55 पैसे इस भाव में कैपिटल फर्स्ट में ये हिस्सेदारी बदली। रजत चार्ट देखकर बताइए, खरीदेंगे आप आज कैश मार्केट के स्टॉक्स पर? भरोसा है आपका?
इसमें देखिए पॉजिटिव व्यू तो बनता है क्योंकि इसमें अभी मोमेंटम आया है। 707 से लेके 709 क्रॉस करने के बाद में 714-15 और नीचे अगर आपको स्टॉप लगाना है तो हमको लगता है कि 689 के नीचे स्टॉप लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। बट दिस इज दिस कुड बिकम अ हाईली वॉलेटाइल काउंटर इन टुडेज सेशन। इसकी चाल वही बता रहे हैं। अच्छा रजत, आपने जिंदल पॉली का टारगेट क्या दिया था? क्योंकि स्टॉक देखिए 7% ऊपर है, 8% अब ऊपर 382 पर आ चुका है। आपका टारगेट क्या था? 8%। जिंदल पॉली मैंने 366 तक टारगेट दिया था, वो तो कब का पार कर चुका है। हाँ, तो अब इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से ये काफी ऊपर जा सकता है। ये एक्चुअली रेंज ब्रेकआउट हुआ है ना, ये 400 के आसपास भी पहुंच जाए तो कोई बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन आज के दिन मुझको लगता है 385 387 इस रेंज पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने का संभावना है। बट एक काउंटर के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो है पटेल इंजीनियरिंग। ये अपना प्रकाश जी ने अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि मुझको ये काउंटर अच्छा लगा कि ये लिक्विडेशन वैल्यू से भी नीचे के था और ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसका अभी टर्न अराउंड का सिग्नल एटलीस्ट टेक्निकल चार्ट में आ रहा है। तो मार्केट कैप टू नेट करंट एसेट्स के हिसाब से ये एक अच्छी पकड़ आया था। एंड आई एम अ फॉलोअर ऑफ अमित वाधवानी ऑल्सो। तो उनका है कि एक्सट्रीमली डिप्रेस सिचुएशन एंड एक्सट्रीमली डिप्रेस पोजीशन ऑन द स्टॉक प्राइस, तो उसी को वो छान मारते हैं। तो उसी हिसाब से ये मेरे सामने आया, तो हम इसमें पोजीशन भी बनाए थे। अभी आज के दिन अच्छा मूवमेंट दे रहा है और देखिए ये भी दिख रहा है। अच्छा रजत, एक बात बताइए, मैं बहुत सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके स्टॉक्स वगैरह जो पसंद, जैसे प्रकाश जी को कोई स्टॉक पसंद आता है तो कई बार है ना, जब लंबे टाइम के लिए खरीदेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे, वो चार्ट्स पे एक राय ले लेते हैं कि भाई इस पर कहाँ लेना कहाँ बेचना चाहिए ताकि एंट्री एग्जिट सही हो जाए। ऐसे आप भी टेक्निकल देखते हैं, लेकिन फिर टेक्निकल शेयरों में कहीं फंडामेंटल भी आप वो देखते हैं, स्टडी करते हैं सर? अनिल जी, मैं अपना जिंदगी शुरुआत किया था एक फंडामेंटल एनालिस्ट के रूप में। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में ढेर सारे आर्टिकल्स का कंपनी स्टडीज लिखे थे, और ये जो आप आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये मेरे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए क्योंकि आई डोंट वांट टू वेयर दिस वैल्यू इन्वेस्टर हैट इन पब्लिक। इंटरेस्टिंग है। रजत की भी कभी एक बार है ना अच्छे से आधा घंटे का शो करके समझना चाहिए कि रजत जी की जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंची है और इतने बड़े दमदार टेक्निकल एक्सपर्ट बने। तो फंडामेंटल का भी बेस है, और ऐसे ही हमारे आशीष जी भी हैं। आशीष जी भी मतलब सब देख लेते हैं, एफएनओ, टेक्निकल फंड। क्यों आशीष जी, कैश का कोई स्टॉक बताइए। कई बार आपके कभी कोई सुजलोन पे सिग्नल आते हैं, कभी फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज जो आपके बड़े भागे हैं वो सारे ऐसा कोई कैश का स्टॉक है आपके पास? अनिल जी, हमने लास्ट टाइम बात की थी 72 पे स्पाइस जेट पे, ऑलरेडी 83 हो गया, और मेरा ये मानना है कि पूरा ये स्पेस एक बहुत दमदार स्ट्रेंथ दिखाएगा और उसमें स्पाइस जेट डबल होने का पोटेंशियल रखता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 130, 140 के टारगेट्स स्पाइस जेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्पाइस जेट पर बुलिश हैं आशीष। एक्चुअली देखिए, हम भले है ना आप सबको कहें कि आप टेक्निकल है, आप फंडामेंटल है, अल्टीमेटली जब आप शो पे आए ना, जो आपको सही लगे वो बताइए, किसी भी बेसिस पर लगे। अल्टीमेटली तो लोगों को क्या चाहिए? आपका ज्ञान। जहां आपका कन्विक्शन है वो बताइए। हमें जो समझ में आएगा वो सवाल पूछेंगे, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, काम का होना हो, लेकिन आपका जहाँ कन्विक्शन है वो आप बताइए। जैसे वो कार्ड आपने अपनी मर्जी से चुना है, हमने तो नहीं कहा, लेकिन आप स्टॉक देखिए दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करा, 2-2.25% मजबूत है। रिलायंस कैपिटल देखिए 3.5% मजबूत है। तो जो स्टॉक आप लोगों को पसंद आए वो दर्शकों को बताएं, वो ज्यादा सही है। चलिए फिलहाल आज आपसे विदा लेने का वक्त है। वागले साहब को तो हम रखेंगे स्टूडियो में थोड़ी देर और। दीवान साहब और आशीष जी और रजत बॉस सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वागले साहब ब्रेक के दौरान भी काम करते रहेंगे चार्ट्स पर, कुछ और पिक्स निकालेंगे इनसे इस ब्रेक के बाद। एक 180 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 60 अंक ऊपर निफ्टी। और जैसा ब्रेक में हम जानने से पहले हमने कहा वागले साहब आपके लिए काम करेंगे ब्रेक के दौरान। बताइए सर, कोई स्टॉक ढूंढा है आपने? अनिल जी, अमर राजा बैटरीज में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। आई थिंक शो के दौरान हमने मॉर्निंग में बात की थी। और मुझे लगता है 894, 895 एक फ्रेश मूव अप टू 906 तक जा सकती है, और 889 का स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे का व्यू है 889 का स्टॉप लॉस और
टारगेट 906 907 आज ही के लिए, आज इंट्राडे 906 908 आज के लिए। तो ये एक स्टॉक है और आज तो वागले साहब का दिन ही है, जो स्टॉक कह रहे हैं भाग रहे हैं, तो उम्मीद करें ये भी हो। तो चलिए इस नोट पर सर आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, सब सारी पिक्स देने के लिए। और इस बीच हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिहिर सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या जबरदस्त तेजी हो रही है भारतीय बाजारों में सर। अब तो कोई ऐसी खबर ही नहीं दिख रही, कोई इवेंट ही नहीं दिख रही जिससे डर लगे आगे आने वाले 2-4 हफ्ते में रिजल्ट सीजन के पहले। तो फिर क्या और मजबूत होना है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, द सेंटिमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है। ग्लोबल फ्लोज भी थोड़े ईज आउट हो रहे हैं इन द सेंस कि जो बीच में थोड़ा रिस्क ऑफ जो माहौल बना था वो भी अभी ईज आउट हो रहा है। और जो फेडरल रिजर्व का जो स्टेटमेंट था वो भी इतना हॉकिश नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। दो वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल में 2 से 3 रेट हाइक्स और होंगे, लेकिन इट वाज इन लाइन विथ द ऑलरेडी डिप्रेस्ड एक्सपेक्टेशंस। सो ये जो रेट हाइक कल रात को जो किया उसका सेंटिमेंट पे कोई असर नहीं हुआ। इनफैक्ट थोड़ा जो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी ओवरसोल्ड थी तो उसमें से बाउंस बैक कर रही हैं। इंडिया का अगर हाल देखें तो लोकल फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है और द लैक ऑफ सेलिंग ऑफ एफआईआईज ने भी जो बफर दिया है उसकी वजह से सेंटिमेंट काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, जो हमारे और मार्केट के जो फेवरेट सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ की विजिबिलिटी है, क्वालिटी अच्छी है, दे हैव ऑलरेडी रीच्ड द ओल्ड हाइज और इवन क्रॉस्ड द ओल्ड हाइज ऑफ अक्टूबर नवंबर। तो जो पहले जो 1-2 महीने वैल्यूएशन कंफर्ट था वो ओवरऑल बाजार में अभी इतना नहीं रहा। तो ये हिसाब से नाउ द अर्निंग्स हैज टू अगेन डिलीवर और इवन सरप्राइज ऑन द अपसाइड फॉर द मार्केट्स टू हैव अ फर्दर लेग अप। आप कह रहे हैं वैल्यूएशंस महंगे हैं, वो जाहिर तौर पर हैं अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के साथ तुलना करें भारत की। लेकिन मिहिर जी, आपको क्या लग रहा है कि अब नई स्टोरीज तलाशने की बारी है? जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, फॉर एन एग्जाम्पल फार्मा कंपनियां जिसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था कुछ महीने पहले, उनमें फिर पॉजिटिव खबरों का सिलसिला शुरू होने लगा है, चाहे वो सन फार्मा हो या फिर दूसरी कंपनियां हो, और ये शायद एक मौका दे सकता है फिर से निवेशकों को इन स्टॉक्स में पैसे लगाने का। हाँ, तो स्टॉक सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज तो बिल्कुल रहेंगे मार्केट में। और आईटी है, फार्मा है, ये सेक्टर्स काफ़ी 2-3 साल से ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म किए हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सो एट सम पॉइंट इन टाइम दे बिकम टू चीप रिलेटिव टू द मार्केट एंड बाय देयर ओन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक तो बात हो ही सकती है। एंड आपने जैसे फार्मा की बात की, ये सेक्टर तो कुछ ज़्यादा ही डीरेट हो गया था। ऑफ कोर्स उसके फंडामेंटल रीजंस भी थे, काफ़ी सारे एफडीआई इश्यूज थे बहुत सारी कंपनियों में, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रहे हैं। कंपनीज ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, प्लांट्स की क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसेस इंप्रूव किए हैं लास्ट 2-3 साल में। तो प्रोबेबली द वर्स्ट इज ओवर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस फॉर दीज गुड क्वालिटी फार्मा कंपनीज। एंड स्टॉक स्पेसिफिक जैसे जैसे इवेंट आते रहेंगे वैसे ये सेक्टर की ग्रेजुअल रीरेटिंग हो सकती है। सर, करेंसी बड़ी मजबूत हो रही है और अब फेड की बैठक भी पीछे रहेगी, तो ये बताएं कि ये जो फेड ने कल डिसीजन लिया है ब्याज दरें 1/4% बढ़ाने का, और अब इस साल में दो बार और हाइक होने की संभावना है, क्या असर पड़ेगा हमारे बाजारों पर? तो देखिए, डॉलर जो थोड़ा टेक्निकली करेक्ट हुआ है लास्ट 2 दिन में, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। मेरे ख्याल से रूपी इससे ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, बिकॉज बियॉन्ड दिस आवर कॉम्पिटिटिवनेस विल डिक्रीज एंड जो थोड़ी एक्सपोर्ट्स में जो पिकअप हुई है वो अगेन इट मे गेट इम्पैक्टेड। सो हमारा व्यू एटलीस्ट 1 साल के लिए ये है कि रूपी यही 65, 67, 68 के रेंज में रहना चाहिए, एंड दैट विल बी अ गुड बैलेंस बिटवीन making sure that the currency is stable and our exports stay competitive. Current account deficit जो है नैरो हुई है, और ग्लोबल फ्लोज अगर ज्यादा स्ट्रांग आ गए तो रूपी फर्दर अप्रिशिएट हो सकता है। लेकिन ये जो एक वैल्यू है 65, 67 की, जो वो फेयर वैल्यू है एट दिस पॉइंट इन टाइम। वोरा साहब, कंजम्पशन स्टोरी पर आपके क्या विचार हैं इस समय, स्पेशली एफएमसीजी, क्योंकि एक के बाद एक ब्रोकरेजेस अब आउटलुक अपना पॉजिटिव कर रही हैं, उम्मीद है ऑफ कोर्स रूरल ग्रोथ की, और साथ ही प्राइसिंग पावर इन कंपनियों के फेवर में आएगा। तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है फंड्स की वेटेज आगे जाकर बढ़ेगी और फिर रिटर्न्स होपफुली बेहतर रह सकते हैं?
जी, कंजम्पशन तो एक जो थीम है जिसने इंडियन इकोनॉमी को बचाए रखा है लास्ट 2 साल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स थीम तो और एक्सपोर्ट्स तो काफी वीक रहे हैं लास्ट 2-3 साल में। तो कंजम्पशन हैज बीन द पिलर ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट कंटिन्यूज बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक सिचुएशन दैट वी आर इन। वी आर अ यंग कंट्री, सेविंग्स रेट अच्छे हैं और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वेरी हाई। ये थीम अच्छी सेट हो रही थी, डेवलप हो रही थी बाय अक्टूबर सितंबर, बिकॉज मानसून अच्छे थे, रूरल इकोनॉमी वाज ऑन द बैक ऑन द पाथ टू रिकवरी। लेकिन ये जो एक क्वार्टर में डिमोनेटाइजेशन का मूव आया, उसकी वजह से रिकवरी ब्रेक हो गई थी। रूरल इकोनॉमी और जो जो ट्रेडिंग क्लास है, जो स्मॉल बिजनेसेस है, वो अभी धीरे धीरे करके रिकवर हो रहे हैं। प्रोबेबली अभी भी फुल रिकवरी नहीं हुई है डिमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट से, लेकिन अल्टीमेटली तो कंजम्पशन होएगी, बिकॉज पॉपुलेशन तो है, इनकम लेवल्स अगेन विल कम बैक, इफ नॉट इन दिस क्वार्टर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो ये थीम तो बिल्कुल रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में, बिकॉज विदाउट दिस तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हो ही नहीं सकता। द ओनली 2 थिंग्स दैट आर क्वाइट विजिबल इज कंजम्पशन, जैसे आपने कहा, बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन, और एक जो गवर्नमेंट लिंक स्पेंडिंग है एंड गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है वेरियस सब सेक्टर्स में, दोज आर द 2 थिंग्स विच कैन सस्टेन द जीडीपी ग्रोथ एट 7+ लेवल्स। ओके। और इस बीच एक सेक्टर जो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग और सुर्खियों में आता दिख रहा है, एविएशन, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। वैसे जनरली अंडर ऑन है फंड्स का, लेकिन वॉरेन बफेट साहब ने इस सेक्टर में एंट्री की है, तो पूरे दुनिया भर की नजरें अब बनी है और हमारे यहाँ भी बड़े एक्शन की तैयारियां चल रही है सरकार की तरफ से पॉलिसी को लेकर। निवेश के लायक है इस माहौल में, कैसे देखते हैं सर आप? एविएशन सेक्टर बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, लेकिन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हम हमेशा इसमें अंडरवेट रहे हैं। हमारा कोई सिग्निफिकेंट निवेश नहीं है ये सेक्टर में, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा सिक्लिकल सेक्टर है। बैरियर्स टू एंट्री काफी लो है, ramp up of capacity is very easy and there are lot of constraints and bottlenecks at most of the airports in the country. So ये जो मॉडल है उसमें कॉस्ट ज्यादा कंट्रोलेबल नहीं है, फिक्स कॉस्ट काफी हाई होते हैं, गवर्नमेंट लिंक कॉस्ट भी काफी हाई होते हैं, whether it's on at the airport charges or the fuel surcharges etc. तो there is very little scope for maneuvering within that cost structure. तो बेसिकली जो है ये सेक्टर में मंथ टू मंथ डेटा को मॉनिटर करना पड़ता है और इतना सिक्लिकल है कि द साइकिल्स आर आल्सो प्रॉब्ली 6 to 18 मंथ्स, ऐसी लंबी साइकिल भी नहीं होती है। तो फिर ये ट्रेडिंग जैसा सेक्टर हो जाता है, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एविएशन सेक्टर पर। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और जाते जाते एक स्टॉक टाटा ग्रुप का, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर नजर रखिए। इस स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। दिन के हाई पॉइंट पर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। पिछले कुछ मिनटों में एक्शन बढ़ता हुआ इस स्टॉक पर आगे के सेशन के लिए फोकस है गया। लेकिन अब तक का सेशन बहुत ही बेहतरीन बाजारों के लिए, नए हाइज बनाए निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने और मिड कैप इंडेक्स ने। पहला सौदा में आपके लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि कल जो फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किया है इसका कमोडिटी मार्केट पर आज का असर बनता दिखाई देगा। इसका हम एक चेक लेंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग में। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।